अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। पीछे हमने फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस इज़ कॉल्ड फ्लक्स। एक सरफेस से गुजरती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद को फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला भी हमने ये आपको याद होगा पीछे डिराइव किया था। फाई ई इज़ इक्वल टू होता है ई डॉट ए। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके हमने ये क्लोज्ड सरफेस जिसके अंदर चार्ज मौजूद है उसके फ्लक्स का फार्मूला बनाना है। यानी इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुज़र रही हैं उनकी तादाद को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और वही मालूम करने का फार्मूला हमने डिराइव करना है। फ़र्ज़ करें ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह बाहर की जानब निकलेंगी, तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से बाहर की जानब फ़्लो कर रही होंगी, या दूसरे अल्फाज में जितनी फील्ड लाइन इस सरफेस से गुज़र रही होंगी उनकी तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, और उसी के लिए रिलेशन हमने डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए। इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए ये जो एरिया है ये फ्लैट होना चाहिए, यानी स्ट्रेट होना चाहिए, ताकि उस पर यूँ करके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन हो सके। अगर ये सरफेस फ्लैट नहीं होगी तो फिर उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है, और ये सही तौर पर तभी मालूम हो सकती है अगर एरिया इस तरह फ्लैट हो। ये एरिया फ्लैट नहीं है, ये स्फेरिकल है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस पूरी सरफेस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। इस स्फेरिकल सरफेस के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो तकरीबन फ्लैट ही होंगे। जैसे एक फ़ुटबॉल स्फेरिकल होता है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे पैचेस होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं। तो इस तरह सफ़ीर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। वो टुकड़े, वो पैचेस इतने छोटे होंगे कि वो तकरीबन फ्लैट होंगे, हमवार होंगे। ये फ़र्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। तो इस पूरी सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। हर टुकड़े का अलग अलग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उन तमाम फ्लक्स को आपस में ऐड करके टोटल सफ़ीर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। तो इसके लिए ये एक टुकड़ा यहाँ पर दिखाया गया है। ये बार बार बताया कि हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड इसलिए करना है कि एरिया ए तभी कैलकुलेट हो सकता है अगर सरफेस फ्लैट हो, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन उस सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। हर टुकड़ा तकरीबन फ्लैट है, हमवार है। उनमें से एक टुकड़ा इधर दिखाया गया है, इसका एरिया इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, डेल्टा A1 कहा हुआ है, ये अपवर्ड है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो इधर की जानब होंगी। पहले टुकड़े के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि एक हो, यहाँ कई एक और भी पैचेस होंगे। जैसे ये एक जो यहाँ पैच ले लें, इसका एरिया डेल्टा A2 कह दें। ये इधर भी कहीं भी डेल्टा A2 हम बना सकते थे। तो इस तरह इस पूरी सरफेस को कई बहुत बड़ी तादाद में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, और हर टुकड़े के लिए अलग से ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। पहले टुकड़े का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इसका फ़ाई1। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है E1, और इसका एरिया है डेल्टा A1। A1 भी कह सकते थे एरिया को, लेकिन डेल्टा का मतलब है कि छोटा सा एरिया है। इसको एक्सपेंड करेंगे। ये स्टूडेंट देखें, E1 और डेल्टा A1 आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इनके दरमियान में एंगल कितने का होगा? 0 का। ये बनेगा E1 डेल्टा A1। साथ में आएगा कॉस थीटा। वही फार्मूला A डॉट B का, A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इनके माबैन एंगल 0 का है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा E1 डेल्टा A1। इसी तरह ये हम दूसरे टुकड़े के लिए कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। तो इसी से डायरेक्ट निकाल लें।
ये बनेगा E2 डेल्टा A2। तीसरे टुकड़े के लिए निकालें तो वो phi3 होगा, वो होगा E3 डेल्टा A3। क्योंकि ये पूरे सफ़ीर को बहुत बड़ी तादाद में हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है, n तादाद में, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। आखिरी का फ्लक्स phi n होगा, ये होगा En डेल्टा An। ये हमने तमाम टुकड़ों का अलग अलग फ़्लक्स कैलकुलेट कर लिया। अब इन सब को आपस में ऐड करके टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस phi e इज इक्वल टू होगा phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 से लेकर phi n तक। हमने पीछे इनकी वैल्यूज़ निकाल ली हैं, वो इधर पुट करेंगे। तो phi1 की वैल्यू थी E1 डेल्टा A1, phi2 की वैल्यू E2 डेल्टा A2, phi3 की वैल्यू थी E3 डेल्टा A3 और आखिर में phi n की वैल्यू बनेगी En डेल्टा An। ये पीछे हमने डिराइव की थी। तो ये टोटल जो फ्लक्स आएगा इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। तो स्टूडेंट्स देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, पहले पैच के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। पीछे हमने पढ़ा था कि E का फार्मूला होता है सिंगल चार्ज के लिए 1/4πε0 Q/r²। तो E की वैल्यू दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक Q पे एक R पे। तो स्टूडेंट्स ये देखें जी, जितने भी हमने ये टुकड़े बनाए इसको कई तादाद में, यहाँ एक पैच फ़र्ज कर लें, इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इस तरह कई एक तादाद में टुकड़े बनेंगे। तो इन तमाम टुकड़ों का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से सेंटर से R, वो सेम रहेगा, तमाम टुकड़ों के लिए सेम होगा। क्योंकि सर्कल के सारे रेडियाई आपस में इक्वल होते हैं, जैसे साइकिल के पहिए की तमाम तारें आपस में बराबर होती हैं। तो इन तमाम पैचेस के लिए R की वैल्यू सेम होगी और इन तमाम के लिए चार्ज भी सेम है, एक ही चार्ज है, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो इन तमाम टुकड़ों के लिए Q भी एक ही है और इन तमाम टुकड़ों का सेंटर Q से डिस्टेंस R भी बराबर है। तो Q और R तमाम पैचेस के लिए एक जैसा है, तो E की वैल्यू भी सब के लिए एक जैसी होगी। यानी पहले टुकड़े के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की मैग्नीट्यूड, दूसरे के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की मैग्नीट्यूड, तीसरे के लिए E3, ये सारी आपस में इक्वल होंगी और सारी किसके इक्वल होंगी? E के। यानी सब बराबर हैं, सब की जगह हम E लिख देंगे। और E की ये वैल्यू है, कितनी ये वैल्यू दी गई है, ये वाली 1/4πε0 Q/r²। ये वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे। उसके अलावा अगर हम जो ये देखें, बल्कि ये वैल्यू ऊपर पुट कर लें पहले इक्वेशन नंबर 1 में। E1 की वैल्यू भी E, क्योंकि सारे इक्वल हैं आपस में, E1 की वैल्यू भी E है, E2 की वैल्यू भी E है, E3 की वैल्यू भी E है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ फार्मूले के मुताबिक इक्वल हैं, उनकी मिकदारें बराबर हैं सबकी। तो E1 की जगह भी E, E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी E लिखेंगे, E4 की जगह भी E डेल्टा A3 और En की जगह भी E लिखेंगे डेल्टा An। तो E इन सब में से कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा